Dear friends, as I promised, I am again here with some interesting concepts of history that is very important from the perspective of NET JRF examination. Friends, I got some suggestion from your side to explain the terms in Hindi. So, I think it is very difficult to make separate lectures in both Hindi and English. Therefore, I decided to be explain the terms and concepts bilingually, that is in हिंदी एंड इंग्लिश. सो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. हमारा जो आज का विषय है वो पर्सनालिटीज़ पे है. हम 10 अलग अलग पर्सनालिटीज़ को सेंटर में रख के और फिर पूरे हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. जो पहले फर्स्ट पर्सनालिटी हमारे हैं वो है द वशिष्करा. वशिष्करा जो हैं ये हर एक वंश के समय में, डायनेस्टी के टाइम में आते हैं. ये अजातशत्रु के चीफ मिनिस्टर थे और अजातशत्रु ने इन्हें महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए भेजा था. उनसे ये समझने के लिए कि वैशाली का जो गणराज्य है, जो रिपब्लिक है वैशाली, उनको हराना इतना मुश्किल क्यों है. वाई वैशाली इज इनविंसिबल. एंड वशिष्करा आस्क्ड महात्मा बुद्ध फॉर दैट कि वैशाली को हराना इतना मुश्किल क्यों है. तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि उन्होंने वैशाली के लोगों को एक शरणदादा चैत्य है वहाँ पे 7 प्रिंसिपल उनको बताए हैं. ये शरणदादा चैत्य जो लिखा है वहाँ पे 7 प्रिंसिपल्स उनको बताए हैं. अगर जब तक वो या कोई भी राज्य उन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता रहेगा वो राज्य इनविंसिबल होगा. तो जैसा पहले भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जो टर्म्स मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं उन पे आपको फर्दर रिसर्च करने की ज़रूरत है. वो समझना होगा आपको उसके डिटेल में जाके. तो यहाँ पे जैसे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, इसको ज़रा आप सर्च करें और समझिए कि क्या है ये. तो वशिष्करा इसके लिए जाने जाते हैं. उसके बाद वशिष्करा को अजातशत्रु ने वैशाली भेजा और वहाँ पे उसने सारा किया. फिर बाद में लड़ाई हुई. तो वैशाली से अजातशत्रु का काफ़ी मनमुटाव रहता था. उनका संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि पाटलिपुत्र के पास एक हीरे जवाहरात का एक कोई वो था, माइन था, जिसको लेके दोनों के बीच में थोड़े कॉन्टेंशंस बने रहते थे. एक बुक भी है वशिष्कर सुत्त करके, जिसके बारे में आपको सर्च करना है फर्दर. इसमें महात्मा बुद्ध और वशिष्कर के बीच एक डायलॉग है जिसमें वशिष्कर पूछता है महात्मा बुद्ध से कि वो कौन से 4 ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से एक जो ह्यूमन है वो कुड बी अ ग्रेट क्रिएचर. तो उसको लेके एक पूरा बहस है, उसको आपको थोड़ा समझना चाहिए कि काइंड ऑफ स्टोरी है. और एक और जो वशिष्कर के बारे में हमें पता चलता है वो पता चलता है कि जो पाटलिपुत्र का जो फोर्टिफिकेशन हुआ था, जो किलेबंदी की गई थी, उसका इंचार्ज वही था. और उसको जो हेल्प करने वाला एक स्टाफ था या जो लोकल उसका जो सबऑर्डिनेट था, उसका नाम सुनिधा था. तो वशिष्कर के बारे में यहाँ से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है और क्वेश्चन बनते हैं वशिष्कर को लेके. जो हमारा आज दूसरा टॉपिक है उस पर हम चलते हैं. दूसरा टॉपिक है हमारा किस्स गौतमी. बेसिकली सुत्त पिटक के खोदक निकाय में एक स्टोरी है जो पिछले साल काफ़ी चर्चा में रहा. चर्चा में रहने की वजह ये है कि ऑस्ट्रेलियन म्यूजिशियन निक केव ने इस पे एक गाना सॉन्ग बनाया जो कि काफ़ी फेमस हुआ है हॉलीवुड करके. और दूसरा कि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने एक जो उनका प्ले आता है, एक बच्चों के लिए कार्यक्रम आता है ब्लू करके, उसमें एक शो बनाया, वो भी इस स्टोरी पे बेस्ड है. तो ये चूँकि कंटेम्प्रेरी उसमें रहा है एंटरटेनमेंट वाले फील्ड में, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है. किस्सा गौतमी का स्टोरी ये है कि वो श्रावस्ती की एक लेडी होती है, वेल्दी लेडी होती है, जिसका बच्चा जो होता है काफ़ी यंग एज में वो मर जाता है. तो वो महात्मा बुद्ध के पास जाती है कि उसके बच्चे को वो कैसे भी करके ज़िंदा कर दें. महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि ये तो कोई मुश्किल काम है नहीं, तुम ऐसा करो कि गांव में जाके किसी घर से मस्टर्ड ले आओ. मस्टर्ड जो सरसों होता है, बट मस्टर्ड ऐसे घर से लाना जिसमें आज तक किसी की डेथ ना हुई हो. तो वो लेडी कहती है ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ. फिर वो जाती है लाने, फिर उससे कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो. सो इन कोर्स ऑफ टाइम वो जब सर्च करती होती है तो उसे एक खुद को एक उसको ये समझ में आता है कि ये तो एक तो मोर्टेलिटी जो है वो तो यूनिवर्सल टर्म है, क्योंकि सभी के घर में कोई ना कोई मरा ही है. तो वहाँ से एक उसका एक
वो हो जाता है, एनलाइटनमेंट काइंड ऑफ उसके साथ हो जाता है, और वहाँ से वो इस बात को समझ जाती है। तो ये किस्से गौतमी का स्टोरी अभी चूँकि न्यूज़ में रहा है, तो इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आप माइंड करें, ये आपके पेपर में हो सकता है। जो नेक्स्ट है आपका वो शौनक। शौनक का इशू भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक बात तो आप ध्यान में रखें कि जहाँ भी कोई भी टर्म अंडरलाइंड है उसको आपको फर्दर सर्च करना है, उसको आपको समझना है। जो शौनक है, चूँकि इनके पिता का नाम सुनक था तो वहाँ से इनका नाम शौनक हो जाता है, जैसे कुंती के बेटे कौंते हो जाते हैं काइंड ऑफ। तो इनका असली जो नाम था गृत्समद था। ये क्यों जाने जाते हैं? ये जाने इसलिए जाते हैं कि नैमिषा अरण्य में एक यज्ञ किया गया, जिसके जो हेड थे वो शौनक थे। और उसी यज्ञ के समय में उग्रश्रवा ऋषि ने जो श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई थी, ऐसा देखने को। और ये जो स्टोरी सारा है ये छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। दूसरी जो इनके बारे में जानकारी मिलती है कि जब जो पांडव थे वो वनवास को गए थे तो उनके साथ में शौनक ऋषि भी गए थे। ये वन पर्व में लिखा हुआ है। और इनकी किताबें जो हैं वो ऋग्वेद अनुकरण, क्रमणी, अरण्यकम और ऋक् प्रतीक साक्ष्य, ये 3 इनकी किताबें पॉपुलर किताबें हैं। इस स्लाइड में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो लास्ट लाइन है। इसमें दिया गया है कि ये जो शौनक हैं, उसके बाद आश्वलायन, उसके बाद कात्यायन, पतंजलि और व्यास, ये बेसिकली इनका लाइन है कि शौनक के शिष्य हुए आश्वलायन, आश्वलायन के शिष्य हुए कात्यायन, उनके शिष्य हुए पतंजलि, पतंजलि के शिष्य हुए व्यास। तो ये इससे तो एक बहुत ही सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है कि किसके गुरु कौन है, उनका शिष्य कौन था। और दूसरी बात है कि कौन से शौनक के बारे में हमें कौन से उपनिषद या वेद से जानकारी मिलती है, तो छंदोग्य उपनिषद में इसकी जानकारी है। नैमिषारण्य जो यज्ञ हुआ था उसका हेड जो सेज थे वो कौन थे। तो ये सारे विषय यहाँ से क्वेश्चंस आप हिट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट पर्सनालिटीज इज बेसिकली अभिप्रतारिण। अभिप्रतारिण के बारे में भी छंदोग्य उपनिषद से जानकारी मिलती है। ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ काकसेना। काकसेना इनके गुरु थे और ये उनके लाइन के एक अच्छे काफ़ी फेमस स्टूडेंट उनके थे। और शौनक और अभिप्रतारिण के बारे में एक स्टोरी है छंदोग्य उपनिषद में जो कि काफ़ी पॉपुलर है कि ये एक बार खाना खाने बैठे होते हैं तो उनके पास एक ब्रह्मचारी, एक स्टूडेंट आता है जो भोजन के लिए इनसे डिमांड करता है, बट ये उसे मना कर देते हैं। फिर इनके बीच में एक डिबेट होता है जिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन जो है अभिप्रतारिण का आपको इनडायरेक्टली किसी में आ सकता है कि इनका और किसके साथ डिस्कशन हुआ है, ये किनके शिष्य थे, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इनका भी जिक्र छंदोग्य उपनिषद में है। जो हमारा नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो है सत्यकाम जाबाल। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है कि ये जो है ये एक लोअर स्ट्रेटा से फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, फिर भी इनको गौतम ऋषि ने अपने पास शिक्षा के लिए रखा था। ये जो जाबाली के पुत्र माने जाते हैं और जाबाली जो थी उन्हें एक दासी के रूप में बतलाया गया है किताब पुस्तकों में। तो जो सन ऑफ जाबाली है वो सत्यकाम जाबाल है। बट एनी वे ही वाज ए सेलिब्रेटेड सेज। जो वैदिक स्कूल इज नेम्ड आफ्टर हिम। और इनके नाम पे एक उपनिषद भी है जिसको कहते हैं जाबाल उपनिषद। इसमें संन्यास के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस है। आपको ये भी पता करना है कि संन्यास के विषय में और कौन कौन सी किताबें हैं। एटलीस्ट 20 उपनिषद है जिनमें संन्यास के विषय को किया गया है डिस्कस। एक इसका इम्पोर्टेंट होने का एक और रीज़न है जो अभी कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस राधा कृष्णन ने सबसे पहले ये क्लेम किया कि ये जो जाबाल उपनिषद है इसमें कहीं ना कहीं आत्महत्या को, सुसाइड को जस्टिफाई किया है कि इन सम सर्टेन सर्कमस्टांसेज आप सुसाइड को लीगल कह सकते हैं या वैलिड कह सकते हैं। तो अभी चूँकि एक सुसाइड का इशू आप सब वाकिफ़ हैं कि काफ़ी हॉट टॉपिक है, इशू है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इस लिहाज से। दूसरा एक जो इसमें एक और जाबाल उपनिषद के बाद एक बृहद जाबाल उपनिषद लिखा गया, उसके बारे में हमें कोई खास टाइमलाइन का पता नहीं चल पाता कि कब की वो बुक है।
उसके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ट्रांसलेशन हुए उसमें इसको कहीं भी शामिल नहीं किया गया। ना तो दारा शिकोह ने इसको अपने ट्रांसलेशन में शामिल किया है, ना तो कोलब्रुक ने शामिल किया है जिसने 52 एंथोलॉजी जो कलेक्शन किया उसमें, ना तो नारायणा के जो साउथ इंडिया की कलेक्शन हुए उपनिषद के उसमें जो जिसका नाम बिब्लियोथेका इंडिका है उसमें से जगह मिल पाया। तो इस वजह से ये थोड़ा एक ऑड होने की वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बृहद जाबाल उपनिषद को समझना हमें ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि भाई ये एक इस तरह का भी उपनिषद है जिसे स्पेस नहीं मिला कहीं भी ट्रांसलेशन में। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारे हैं वो है अपार। अपार was basically Tamil poet saint who belongs to the group of the Nayanars. Nayanars was those who followed the Shaivism or was Shaivites, और ये वेल्ललार फैमिली से थे। In the last lecture we have discussed about the Vellalar family or the who were the Vellalar. So if you want to know about Vellalar, please go to that video and watch that. नायनार्स जो थे वो 63 सेंट हुए, जो संत हुए टोटल वो नायनार्स में। नायनार्स वो थे जो शिव की पूजा करते थे, शैव धर्म को मानते थे। एक और ग्रुप था अलवर्स का। अलवर्स थे जो वैष्णविज्म को मानते थे, विष्णु को मानते थे। उसमें 12 संत हुए। ये एक जानकारी है। जो इनके जो कलेक्शंस हैं, इनके जो हिम्स के, वो तिरुमरई करके एक ये बुक है, इसमें कलेक्ट किया गया है। इसको आप देखें। और साथ में एक तेवरम करके बुक है। ये सारे अंडरलाइन इसलिए हैं क्योंकि आपको इनके फर्दर रिसर्च करना है या फिर इनको नोट डाउन करके उनके बारे में आपको पता करना है। एक और बुक है पेरिया पुराण। ये बहुत फेमस बुक है तमिल में, जिसके लेखक है सेक्युलर। इस बुक में भी हमें पार के लाइफ डिटेल्स के बारे में जानकारी मिलती है। बचपन में क्या होता है कि बचपन पे नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, ये एक बार ना जैनिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं लंबे टाइम के लिए अपने यूथ एज में, अर्ली एज में। फिर थोड़े टाइम में इनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसा कि आप ये साइड में फ़ोटो में देख सकते हैं, दिखाया गया है पिक्चर में, कि क्या होता है कि जब ये अपने मठ में रह रहे होते हैं तो इनको पेट में बहुत तेज़ दर्द होती है। और फिर ये इनका इलाज किया जाता है, बट वो ठीक नहीं होता। फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। तो घर पे इनकी एक बहन होती है जो काफ़ी एसेटिक लाइफ वो जी रही होती है और शिव की वो पूजा करती हैं। तो इनकी बहन फिर इनको समझाती है कि तुम अगर शैविज़्म को अपना लेते हो, चूँकि तुम शिव को छोड़ के गए हो, तुम शैवाइट फैमिली से हो, तो इसलिए शिव तुमसे दुखी है। सो ही टर्न बैक टू द शैविज़्म and on the influence of his sister, and then he was the person who converted the Mahendravarman I to Shaivism. देखिए, हमें समझना पड़ेगा ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे आप देखते हैं कि राजा जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हर्ष को देखिए, वो भी शैवाइट थे फैमिली बैकग्राउंड से, और उसके बाद वो हीनयानी हो जाते हैं, फिर बाद में महायानी हो जाते हैं। होता क्या था कि इन राजाओं के दरबार में बहुत सारे विद्वान बैठते थे और उनके बीच में वाद प्रतिवाद होता था। तो उनमें जो सबसे इन्फ्लुएंशियल होता था या जो जीत जाता था, राजा कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में आ जाता था और फिर वो उसको प्रैक्टिस करने लगता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को वो सबसाइड कर देता था या फिर उनको कोई प्रॉब्लम होती थी। वो भी साथ में फ्लॉरिश करते थे। बट चूँकि एक वहाँ पे विनर है तो उसको थोड़ा सा वहाँ पे तरजीह मिलती थी और राजा उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता था। तो इस तरह का पूरा इसमें प्रभाव रहता है। ये प्रोसेलिटाइजेशन देखते हैं आप, वो इस तरह का इतना कोई वाटर टाइट नहीं था कि वो कन्वर्ट हो गए तो फिर वो बाकियों को इग्नोर करेंगे या उनको कोई उन पर एट्रोसिटी होगी। इस तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलता है हमें हिस्ट्री में, खासकर जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वो है चाइलून। चाइलून इज़ ए वेरी फेमस पर्सनालिटी। ही वॉज फ्रॉम चाइना। चाइना को 4 इन्वेंशंस के लिए काफ़ी प्राउड है खुद पे, जिसकी क्रेडिट चाइना को मिलता है। वो है कॉम्पास, गन पाउडर, पेपर मेकिंग एंड प्रिंटिंग। इन चारों जो इन्वेंशंस है उसमें सिर्फ पेपर मेकिंग इन्वेंशन को किसने किया उसके बारे में हमें पता है, दैट इज़ चाइलून। इसमें एक इसमें जो क्लू है वो ये भी है कि चाइलून, ऐसा नहीं था कि चाइलून के पहले पेपर नहीं था। पेपर तो था, बट उन्होंने इसको काफ़ी उसको इम्प्रूव कर दिया क्वालिटी को। ये जो पिक्चर दिखलाया गया उसमें भी आप देखेंगे यही बात लिखा गया है कि चाइलून डिड नॉट एक्चुअली इन्वेंट द पेपर बट ही इम्प्रूव द आर्ट फॉर मेकिंग पेपर, ऑल्दो ही माइट हैव बीन क्रेडिटेड विद एन इन्वेंशन ऑफ समवन फ्रॉम ए लोअर क्लास बिफोर चाइलून, आफ्टर चाइलून। तो देखिए ये पेपर का अपना कंडीशन चेंज हो गया, उसका क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क हो गया।
जो एक मेन रीज़न है कि इन चारों में से सिर्फ पेपर मेकिंग के इन्वेंशन के लिए चाइल्ड को क्रेडिट जाता है। बाकी कॉम्पास किसने बनाया, गन पाउडर किसने बनाया, प्रिंटिंग प्रेस का किसने इन्वेंशन किया, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। कोई पर्टिकुलर नेम या स्पेसिफिक कोई पर्सन के बारे में हमें पता नहीं चलता। चाइल्ड इज credited with paper making and only one inventor known out of 4. कोर्ट ऑफिशियल ऑफ इन हान डायनेस्टी, जो ही करके एक इनका राजा था, उनके ऑफिस में थे ये, और ये मैन्युफैक्चरिंग इंचार्ज थे। इनका एक अप्रेंटिस हुआ ज्यूबो, जो इनका जूनियर था, उसने काफ़ी इस टेक्निक को आगे इम्प्रूव किया और पेपर अपने उस पर एक स्टैंडर्ड पे पहुंचा। सो चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसका एक और रीज़न है, इन चार जो टर्म है ना, इनमें से ये कहीं ना कहीं नेट के पेपर में अक्सर देखे जाते हैं। इनका इन्वेंशन या तो ये डायरेक्टली होंगे या इनडायरेक्टली होंगे, तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि मैं जो ये सारे टॉपिक्स उठाए मैंने क्लास 6 NCERT से आपको रेफ़र कर रहा हूँ। फिर आगे हम इसके बाद जो लेक्चर्स करेंगे वो 7, 8 और 11, 12 के हिसाब से होगा, पूरा सीरीज़ में चलेगा। तो वहाँ पे इसका मेंशन था, तो मैंने समझा कि इसको आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। जो नेक्स्ट पर्सनालिटी हैं वो हैं इब्न सीना। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द करेंट सिनारियो। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं करंट सिनारियो में क्योंकि इनने जो बुक लिखी द कैनन ऑफ मेडिसिन, उसमें पैंडेमिक के बारे में जानकारी मिलती है हमें। ये बताते हैं इसमें जो जानकारी मिलती है हमें कि जब कोई ऐसा पैंडेमिक फैला हो तो जो चेहरा है उसको अगर आप ढक के रखते हैं तो बीमार, और ऐसा तो आपको बीमार होने की संभावना कम रहती है। ही वॉज ए पॉलीमैथ, पेरीपैटेटिक फिलोसफर। पेरीपैटेटिक फिलोसफर वो होते थे जो एरिस्टोटेलियन, जो अरस्तु के जो सिद्धांत थे उसको मानते थे। एक बेसिकली एक स्कूल ही अलग था, ये पेरीपैटेटिक स्कूल ही था ग्रीस में। स्कूल का मतलब एक होता है कि एक अलग थॉट प्रोसेस के लोग, एक तरह से सोचने वाले लोग एक स्कूल के कहे जाते हैं, लाइक मार्क्सिस्ट स्कूल, द कैम्ब्रिज स्कूल, ये सारे हिस्टोग्राफी के स्कूल हैं। एक्सपर्ट इन मेडिसिन, अल्केमी, जियोग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लॉजिक, जियोलॉजी एट्सेट्रा। ये इतने सारे सब्जेक्ट्स में इब्न सीना का काफ़ी वो था, एक रैशनल पर्सनालिटी थे ये। इनका नाम कई बार अभिसेना भी कहा जाता है। ये 982-1037 का टाइम पीरियड है, जो कि ये आज के उज्बेकिस्तान में हुए। ये एक साइंटिस्ट माने जाते हैं जो कि द मुस्लिम्स गोल्डन पीरियड जो था उसके ये सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट माने जाते हैं। और अर्ली मॉडर्न साइंस, जो मेडिकल साइंस है, उसके फादर भी इनको कहा जाता है कि इनके टाइम से जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो जब डेवलप हो रहा था तो इन्होंने उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। और उस टाइम वेस्ट में लाइक इंडिया, ग्रीस, रोम, जितने भी यहाँ पे मेडिसिन से जुड़े हुए काम हो रहे थे ना, या उसके पहले के जैसे चरक का, सुश्रुत का, उन सबको इन्होंने कंपाइल किया, स्टडी की, और फिर काफ़ी वहाँ पे ना इन्होंने इम्प्रूव किया मेडिकल साइंस को। और यूनानी जो आज भी हम देखते हैं कि एक पद्धति है, उसमें इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इनकी जो किताबें हैं, द बुक ऑफ हीलिंग, द बुक ऑफ डिलीवरेंस, द कैनन ऑफ मेडिसिन। तो कैनन ऑफ मेडिसिन है वो एक इंसाइक्लोपीडिया था 18th सेंचुरी तक, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का और मिडिल ईस्ट का। उसके बाद आज के अगर सिनारियो में देखें तो ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, फिलीपींस, पाकिस्तान, फ्रांस, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ ना इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ करती है, उसको याद रखती है कि इनके क्या रोल रहे हैं। इवन इंडिया में अलीगढ़ में एक इब्न सीना एकेडमी ऑफ मेडिवल मेडिसिन एंड साइंसेज करके इंस्टीट्यूट भी है, जो कि अलीगढ़ में सिचुएटेड है। ये आयुष मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। अब यहाँ पे आयुष मिनिस्ट्री को आपको समझना है, क्योंकि एक यहाँ पे ये टर्म यूज़ हो रहा है, तो कई बार पेपर 1 में भी आ सकता है कि आयुष मिनिस्ट्री में कौन कौन से, बेसिकली आयुष इज एब्रीविएशन। सो आपको समझना है कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है, इसको आपको जानना, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कब से ये एक्टिव है। तो आयुष जो है वो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को मिला के एब्रीविएशन बना है। लेकिन आपको देखना है कि डिटेल में इसको आप समझें कि आयुष कैसे काम करता है और सारा कुछ। इस जो इब्न सीना एकेडमी है अलीगढ़ में, उसके अलावा एक टिब्बी एकेडमी भोपाल में था जो 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे भी मजलिस इब्न सीना होता था, ये हर महीने होता था, और डॉक्टर्स जो थे वो अलग अलग बीमारियों पे डिस्कशन करते थे इस मजलिस में। तो चूँकि अभी एक पैंडेमिक का ऐसा वो क्राइसिस है, तो ये कहीं ना कहीं इब्न सीना जो या अविसेना है ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
अविसेना प्राइज़ भी एक डिस्ट्रीब्यूट करती है यूनेस्को, नॉमिनेट करती है पर्सन को, वो उनको जो एथिक्स इन साइंस में जिनका कोई रोल होता है, कि साइंस के एथिक्स से जुड़े हुए कोई विषय हो, कि कितना, जैसे आप देखते हैं अलग अलग विषय हैं, उसी तरह की इथिक्स जो जुड़ा हुआ है, कि मोरल वैल्यू की जब बात होती है कि साइंस में मोरलिटी का क्या रोल है, तो वहाँ पे इस एक प्राइज़ अविसेना देती है जो कि बाई एनियल है। देखिए एक टर्म है बाई एनियल और एक है बाई एनुअल, तो आपको उसको समझना चाहिए, डिफरेंस है इनमें, कि बाई एनियल जो है वो 2 साल में एक बार है, और बाई एनुअल जो है वो 1 साल में 2 बार है। तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है कि आप इसको समझेंगे। एक मूवी, एक पहले बुक आई थी 1988 में, द फिजिशियन, नोआ गॉर्डन की, और उस पर 2013 में एक मूवी भी आई है, द फिजिशियन। तो उसमें इब्न सीना के बारे में बताया गया है, तो आप वो मूवी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। हम चलते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की ओर, जो कि हैं कुमारिल भट्ट, और इनको कुमारिल भट्टाचार्य भी कहीं कहीं लिखा गया है। ये एक पूर्व मीमांसा के फिलोसफर हैं जो एग्जिस्टेंशियल रियलिज्म में जिनको यकीन था। ये पूर्व मीमांसा का बेसिक थ्योरी ही यही था कि एग्जिस्टेंशियल रियलिज्म जो यथार्थवादी उनके मानव के उसको मूल्यों को मानते थे, कि जो पूर्व मीमांसा है वो, और एक उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, आपको पता होगा। तो मीमांसा के जो 2 पार्ट है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इनमें जो डिफरेंस है उसको जानना हमें ज़रूरी है। पूर्व मीमांसा वो किताबें हैं जो ऋग्वेदिक या वैदिक किताबें हैं, और उत्तर मीमांसा वो है जहाँ से कि मीमांसा का बेसिकली मीनिंग होता है इंक्वायरी। तो जब किताबों में जो लिखा है उसमें इंक्वायरी की बात आ गई, एपिस्टेमोलॉजी की बात आ गई, तो जाके उत्तर मीमांसा है। जो उपनिषदिक, जो आपके टाइम पीरियड आप कह सकते हो जब लिखे गए वो किताबें टाइम था, या जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, वो दैट इज़ पार्ट ऑफ उत्तर मीमांसा। और उसके पहले के जो लिखे गए जो ऋग्वेद हैं वो सारा कुछ पूर्व मीमांसा का पार्ट है। तो ये पूर्व मीमांसा के थे। और पूर्व मीमांसा में कहते हैं कि लॉजिक की कमी थी, बात लॉजिक नहीं था उसमें, सिर्फ रियलिज्म, यूटिलिटेरियन अप्रोच था उसमें, कि जैसे सूर्य की पूजा करना, क्योंकि सूर्य से सीधा वो है, लाइक हवा की पूजा करना और सारा कुछ। तो उन चीज़ों की पूजा करते थे जो कि जिनसे उनका जीवन में कोई फर्क पड़ता था, जिनका कोई जीवन में उपयोग था। पानी की पूजा करना, पेड़ पौधों का, तो ये एक था। जो उत्तर मीमांसा है उसमें एक ब्रह्म की बात हो गई, कि भाई मनुष्य के अंदर क्या है, एक गॉड जो है हमारे अंदर, उसकी बात हो। तो काफ़ी इसमें फिलोसॉफिकल अप्रोच यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो थे ये पूर्व मीमांसा के थे, जो वैदिक था, जो एग्जिस्टेंशियल रियलिज्म की बात करता था। कंटेम्प्रेरी टू किंग हर्षवर्धन, यानी कि 7वीं शताब्दी में थे। इनके नेटिव प्लेस को लेकर काफ़ी डिबेट है। इनके जो राइटिंग्स है ना, उसमें द्राविड वर्ड मिलता है पहली बार हमें संस्कृत में, और ये काफ़ी इसमें तमिलियन वर्ड का इस्तेमाल है। तो तारानाथ मानते हैं कि ये तमिल थे। कुछ जगह ये ना सिल्क के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से इनको कामरूप यानी कि आसाम या मिथिला का माना जाता है। कुमारिल भट्ट को, इनने एक किताब लिखी मीमांसा श्लोक वर्तिका, लॉजिकल फॉर्मुलेशन ऑफ वेदाज। तो इन्होंने जो ऋग्वेद था उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक ये सफल भी रहे। ये बुद्धिज़्म के घोर विरोधी थे। ये नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, वहाँ से इनको एक्सपेल कर दिया गया, कि धर्मकीर्ति ने इनको बाहर निकलवा दिया कि नहीं, ये यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। और ये इनका पूरा जीवन गया सुपीरियरिटी ऑफ अर्ली वैदिक स्क्रिप्चर के वो की सुपीरियरिटी को दिखाने में। काफ़ी इन्होंने प्रयास किए, मेहनत की। इनके 2 बहुत फेमस स्टूडेंट भी हुए, एक थे मंडन मिश्रा मिथिला के, और दूसरे थे प्रभाकर केरला के, फेमस स्टूडेंट। इसमें जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें दिखाया ये गया है कि जब ये मृत्यु शैया पे हैं, तो जो इनके पास शंकराचार्य आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे डिबेट करना है, तो ये मना कर देते हैं। ये बोलते हैं कि तुम्हें डिबेट करना है, तुम मेरे शिष्य मंडन मिश्रा से करो, जो महिष्मती में रहता है। आप इसमें पता करने के लिए मैं ये है कि महिष्मती कौन सी जगह है, आज के कौन सी जगह को हम महिष्मती, जिसका पहले महिष्मती नाम रहा हो। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। तो इसमें काफ़ी सारी बातें हैं कि धर्मकीर्ति ने इनको एक्सपेल किया, इनके शिष्य थे मंडन मिश्रा और प्रभाकर, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ इसमें हमें जानकारी मिलती है, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, वो है कि चार्ल्स विल्किंस वॉज बेसिकली a FRS who came to India in 1770 and stayed here up to 1786. He was the founding member of Asiatic Society. जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई तो इसके फाउंडिंग मेंबर थे।
और यही वो पर्सन थे जिन्होंने कि जो बुक्स थे उसको टाइप करके ना पब्लिश्ड बुक को टाइप फॉर्म में इन्होंने वो किया, प्रिंट किया। जो आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज 1778 में इन्हीं के माध्यम से ये पब्लिश हुआ और प्रिंट हुआ। तो जो बंगाली स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ उसमें भी इन्होंने रोल प्ले किया। इन्होंने जो पंचानन कर्माकर थे, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तब इनके बारे में जानेंगे, काफ़ी हेल्प किया था। ये जो ट्राइमविरेट हैं, जो त्रिमूर्ति हैं, उनका हिस्सा है एक विलियम जोन्स, उसके बाद अपने प्रिंसिप होगा, जेम्स प्रिंसिप एंड विल्किंस। ये तीनों को हम ना त्रिमूर्ति कहते हैं कि ये तीनों ने काफ़ी ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया इंडिया के उसमें डेवलपमेंट में, जो खासकर लिटरेरी फील्ड का डेवलपमेंट था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द कैक्सटन ऑफ इंडिया। कैक्सटन किस लिए कहते हैं? क्योंकि कैक्सटन वॉज द पर्सन हु यूज द टाइप राइटर इन ब्रिटेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज कॉल्ड एज द कैक्सटन ऑफ इंडिया। इन्होंने 2 इंस्क्रिप्शन पे भी काम किया, एक गोपिका केव इंस्क्रिप्शन जो कि किंग अनंत वर्मन का है, मौखरी डायनेस्टी वाले, और दूसरा कुटिला इंस्क्रिप्शन पे इन्होंने काफ़ी काम किया। इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी, द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। 2 किताबें ट्रांसलेट की इन्होंने, द भागवत गीता एंड हितोपदेश। ही वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन। आपको इसके बारे में फर्दर सर्च करना है, जो भी अंडरलाइंड है इंडिया हाउस लाइब्रेरी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में, इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में डॉक्टर गगनदीप कांग, एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के डॉक्टर हैं, उनको पहली कोई महिला है, भारत की ये महिला जिन्हें FRS मिला है। FRS क्या है? फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी। तो इसके पहले इंडियन ओरिजिन मीन्स जो इंडियन ओरिजिन महिलाओं को तो मिला था, लेकिन ऐसी कोई लेडी जो इंडिया में काम कर रही हो उनको नहीं मिला था। तो इस हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह के 10 टॉपिक हमने डिस्कस किए आज। इससे काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम क्लास 7 के टर्म्स पे बात करेंगे, जिसमें मोस्टली अर्ली मेडाइवल और मेडाइवल हिस्ट्री की बात होगी। तो यहाँ मेरा एक ये आपको राय है कि इसको आप सप्लीमेंट की तरह लें, ये होल नहीं है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको जारी रखिए। मैं हफ्ते में 2 ऐसे लेक्चर्स बनाऊंगा जो नियरली हाफ एन आवर के होंगे, यानी कि हफ्ते में 1 आवर आप निकालना पड़ेगा आपको इस काम के लिए। और यहाँ से आप कम से कम 20 से 25 टर्म समझ के जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस इस तरह के सब्जेक्ट से आते ही रहते हैं नेट DRF के एग्ज़ाम में। अगर आप किसी और एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक घंटे निकाल के आप इसको देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प कर सकता है। क्योंकि एक तो ये जो बेसिक्स हैं उनसे जुड़ा हुआ इशू है, और काफ़ी एक्सप्लोर्ड है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इन बातों को कि किस तरह से, तो आपको ये फ़ायदा करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वेडनेसडे को। थैंक यू।